students, this is Monica Agarwal, lecturer in commerce from GGSSS हिसार। आज हम करेंगे प्लानिंग। दिस इज द चैप्टर नंबर 4 ऑफ 12th बिजनेस स्टडीज। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है हमें इसको करने में। ठीक है, तो चलिए अब प्लानिंग है क्या चीज? एक ऐसी चीज है जिसे हम बड़े आम रूटीन में बहुत बार इस वर्ड को यूज भी करते हैं। आप लोग अक्सर आप कहते हैं हमने ये प्लान किया, हमने पार्टी प्लान की है, बोलते हो ना कि ये हमने प्लान किया है, हम घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं, कुछ कुछ ऐसा बहुत कुछ बोलते हैं। आप स्टडीज करते हैं, आप एग्जाम्स देते हैं, तो एग्जाम से पहले भी आप अपनी एक प्लानिंग करते हैं। क्या प्लानिंग करते हैं आप? कि कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, किसमें आपको तैयारी की ज्यादा जरूरत है, किसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ये सब चीजें आप प्लान करते हैं। ठीक है, मम्मा आपकी रात को घर में खाना बनाती है, दिन में खाना बनाती है, वो आपसे पूछ के पहले पूछ लेती है कि बेटा क्या सब्जी खाओगे, क्या खाने में खाओगे, तो वो उनकी क्या चीजें हैं? प्लानिंग है ना। तो ये प्लानिंग है। तो ऐसे ही सेम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, नथिंग एल्स। बिजनेस भी अपनी क्या करता है? प्लानिंग करता है। कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा, उसे भी तो सोचना है क्या बिजनेस करने वाला है, कैसे करें, किस तरीके से हम उसको स्टार्टअप करें, तो वो हमारी क्या है? प्लानिंग हो जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट जो एक सब्जेक्ट है ना, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जब हम इसको करते हैं, हम अपनी रियल लाइफ से जोड़ते हैं, तो हमें ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो उसी तरह से हमें उसमें करना क्या होता है कि समझने के लिए तो आप इसमें अपने पर्सनल एग्जाम्पल देखिए, लेकिन जब हम लिखते हैं तो हमें उसके लिए अपने बिजनेस के एग्जाम्पल को देखना होता है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज। तो यहाँ पर मैं आपको जो दे रही हूँ कि आपके कुछ पर्सनल एग्जाम्पल्स मैंने उठाए हैं, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको ये डर नहीं है कि क्या चीज है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ऑलरेडी आप जो टर्म्स हैं वो यूज भी करते हैं, लेकिन कमर्शियल लैंग्वेज में कुछ लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, बस उसको हम सीख रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए, अब आपको पता चला होगा कि प्लानिंग क्या है। तो प्लानिंग की एक बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन जो है ना, दी है कुंटज ने। तो अब हम कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग की डेफिनेशन क्या है? अभी जैसा मैंने आपको बताया कि कुंटज ने दी है। बड़े बड़े जो विद्वान हैं वो बताते हैं हमें अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर कि क्या प्लानिंग है। ठीक है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी सी और इजी सी डेफिनेशन दी है, जिसे हम करते हैं प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस what to do, when to do, how to do, and who is to do it, कि इसे कौन करेगा। और आपको ये चीज पता है, जब अगर कोई भी डेफिनेशन कोई विद्वान देते हैं, कोई एक्सपर्ट देते हैं, तो आप उन्हें इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख सकते हैं। तो ये किसने दी थी हमारी डेफिनेशन? बाय कुंटज एंड ओडोनल है। उन्होंने इसके लिए बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। तो देखिए, इन्होंने भी क्या बताया कि ये हमें पहले से ही, यहाँ पे हम क्या चीज कर रहे हैं कि हमें पहले से ही डिसाइड करना है। यहाँ पे डिसाइड करना है हमें पहले से ही, एडवांस में ही। कहीं हम जाने से पहले सोचते हैं ना कि हम कहाँ जाएं, किस तरीके से हम अपनी छुट्टियां प्लान करें, तो पहले बिजनेस भी पहले से सोचता है, एडवांस में सोचता है व्हाट टू डू, हमें क्या करना है, कि हम किस चीज का बिजनेस करें, क्या करें, किस तरीके से करें, है ना। व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, कब करना है किसी काम को, किस तरीके से, हाउ टू डू, हमने सोच लिया कि हमने क्या काम करना है, कब करना है, तो ये भी तो देखना पड़ेगा हमें कि कैसे करना है ना। ये भी सोचा। उसके बाद जो नेक्स्ट सोचने वाली बात आती है वो क्या है? हु इज टू डू इट, कौन करेगा इसे। काम तो हमारे सामने है, लेकिन कौन करेगा इसे, ये भी तो बहुत मैटर करती है चीज। तो ये हम सोचते हैं। तो ये हमारी क्या है? सारी की सारी प्लानिंग है। ठीक है। और एक
ऐसे ही है, एक और डेफिनेशन भी इसकी दी गई है, वो दी है थियो हैमन। वो भी बहुत अच्छी और इजी डेफिनेशन है। तो जो हैमन ने डेफिनेशन दी है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन 1 हो गई, डेफिनेशन नंबर 2। तो हैमन ने क्या दिया है, हैमन बताते हैं। हैमन भी कुछ ऐसा ही बता रहे हैं हमें। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस what is to be done। और ये हमारी जो डेफिनेशन दी है, ये दी है हैमन ने। तो देखिए, इन्होंने भी इस चीज को यही बताया है कि जो प्लानिंग है वो हमें एडवांस में डिसाइड कराती है। ऊपर जो कुंटस थे उन्होंने भी हमें यही डेफिनेशन दी थी, हमें यही बताया था। और जो हैमन है वो भी हमें ये बताते हैं कि हम एडवांस में डिसाइड करते हैं कि क्या चीज है, व्हाट इज टू बी डन, कि हमने क्या करना है। ठीक है, तो अब हमें ये प्लानिंग का मीनिंग तो अच्छे से क्लियर हो गया कि प्लानिंग क्या है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बाय हुम टू डू इट, है ना, ये चीज हमें क्लियर होगी। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। अब हम बात करने जा रहे हैं इसकी विशेषताओं की बात। हम इन्हें फीचर्स भी कह सकते हैं और हम इनको नेचर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपके दोनों ही जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो पूरे हो जाते हैं। आप इसको नेचर भी बोल सकते हैं और फीचर्स भी बोल सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट फीचर जो है वो है हमारी प्लानिंग फोकस ऑन ए अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। अब प्लानिंग का फोकस क्या चीज है, इसका जो हम प्लानिंग कर रहे हैं मेन किस चीज के लिए कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स के लिए, है ना, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी है। अब ऑब्जेक्टिव्स होते क्या है, देखिए आपने कॉमर्स ली है तो आपने क्या सोच के कॉमर्स ली। जब आप 10th में थे, 10th आपने पास आउट किया, आप +1 में आए, तो आपके पास ऑप्शंस थे। कौन कौन से ऑप्शंस थे आपके पास? आपके पास 3 स्ट्रीम्स थी। कौन कौन सी? आपके पास आर्ट्स था, कॉमर्स था और आपके पास साइंस था, है ना। मान लो कि एक पर्सन ए है तो उसके पास ये 3 ऑप्शंस थी, वो इनमें से किसी के पास भी जा सकता था और आपके पास भी यही ऑप्शन थी। फिर आपने कॉमर्स ही क्यों चूज करी? क्यों? क्योंकि आपने सोचा कि आपको आगे मैनेजर बनना है, या आपको कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करना है, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। मींस कि आपने डिसाइड किया कि आप क्या बनना चाहते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्टिव था वो आपकी जिंदगी का। ठीक है, तो एक बिजनेस का भी एक ऐसे ही ऑब्जेक्टिव होता है, एक एंड पॉइंट हम उसको कह सकते हैं। जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो एक हमारे क्या होते हैं, एंड पॉइंट है, जिन्हें जो एक फर्म है ना वो अचीव करना चाहती है। द फर्म वांट्स टू अचीव। अब उनका वो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अब जैसे कंपनी बनी है, कंपनी ये कहती है कि मुझे एक प्रोडक्ट की 10,000 यूनिट्स जो है वो बनानी है। तो ये जो 10,000 यूनिट्स बनानी है उसको पहले वो सोचेगी कि मेरे को 10,000 यूनिट्स बनानी है। अब उसने उसको सोचा कि 10,000 यूनिट्स बनानी है, तो उसी के बेस पर क्या होगा आगे बच्चों, हर डिपार्टमेंट उसके अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे अब कंपनी में क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है ना, परचेज डिपार्टमेंट भी है, सेल डिपार्टमेंट भी है, और कौन सा डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है, और भी डिपार्टमेंट है। कौन सा डिपार्टमेंट है, पर्सनल डिपार्टमेंट भी है। अब ये कैसे चलेंगे भाई? जब कंपनी ने ये डिसाइड कर लिया कि 10,000 यूनिट्स बनानी है, तो अब वो रॉ मटेरियल कितना परचेज करेंगे, 10,000 यूनिट्स के हिसाब से। अब उनका ऑब्जेक्टिव डिसाइड था ना, तो उसके अकॉर्डिंग वो परचेज करेंगे रॉ मटेरियल को। ठीक, चलिए अब रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। जब टारगेट फिक्स है हमारा कि 10,000 यूनिट्स हमने बनाना है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग बनाएगा। फिर सेल डिपार्टमेंट भी देखेगा कि 10,000 यूनिट्स बन रहे हैं, कंपनी को 10,000 यूनिट्स सेल करने हैं, तो फिर वो क्या करेगा, वो अपना उसको बेचने के लिए स्ट्रेटेजी बनाएगा कि उसे एक डिस्ट्रिक्ट में बेचना है, उसे कई डिस्ट्रिक्ट में बेचना है, एक स्टेट में बेचना है, या फिर कई स्टेट में बेचना है। ठीक है, चलिए फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा,
फाइनेंस डिपार्टमेंट भी अब क्या करेगा, उसको देखेगा कि क्या 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए हमारे पास उतना पैसा अवेलेबल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर हम उसको क्या करेंगे, वो अपना अरेंज करेगा पैसा। ठीक है, पर्सनल डिपार्टमेंट अब काम करने के लिए लोगों की तो जरूरत है ना। अब एक हम 10,000 यूनिट्स के लिए लोगों को लगा रहे हैं, एक 15,000 के लिए लगा रहे हैं, एक 5,000 के लिए लगा रहे हैं, तो कम या ज्यादा लोगों की जरूरत होगी, तो हम 10,000 यूनिट्स के हिसाब से लगाएंगे। तो मीन्स क्या हुआ कि जब आपने प्लानिंग शुरू की तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना आपका मस्ट है, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव कंपनी के डिसाइड होंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका ये जो सारा का सारा बिजनेस है वो चलता है। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। दूसरी बात हमारी यहाँ पे क्या आ जाती है, अब ये देखिए, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, है ना। ये क्या है, पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का। अब मैनेजमेंट की डेफिनेशन अगर आपको ध्यान है तो एक डेफिनेशन जो दी थी हेनरी फ्योल ने दी थी, प्लानिंग इज, क्या था, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी, इज टू प्लान, टू ऑर्गेनाइजिंग, टू स्टाफिंग, टू डायरेक्टिंग एंड टू कंट्रोल। उन्होंने जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं उन्हीं को उन्होंने समराइज करके एक डेफिनेशन दी। लेकिन उनमें सबसे पहला काम हमारा क्या, कौन सा होता है, प्लानिंग का। अब जब तक आप कोई काम नहीं शुरू कर सकते जब तक आप प्लानिंग नहीं करते। जब आपने यही नहीं सोचा कि आपकी कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बनाने जा रही है, तो आप कैसे लोगों को रखोगे, कैसे आप रिसोर्सेज को ढूंढ के लाओगे, कितना आपको पैसा चाहिए, कुछ पता चलेगा आपको, नहीं पता चलेगा। मार्केट में आप देखोगे कि कौन सा बिजनेस आपके लिए फायदेमंद रहेगा, कुछ भी करने से पहले कुछ भी आपने सोचा नहीं है, समझा नहीं है, क्या आप काम करना शुरू कर सकते हो, नहीं कर सकते शुरू, है ना। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, प्लानिंग करना। हमें सबसे पहले एक अच्छी प्लानिंग करनी पड़ती है। चलिए नेक्स्ट फिर हमारा कौन सा आ जाता है, प्लानिंग इज परवेसिव। अब जो प्लानिंग है यहाँ, ये परवेसिव का क्या मतलब है, सर्वव्यापक। इसे हम हिंदी में बोलते हैं सर्वव्यापक। मीन्स कि हर जगह, हर फील्ड पे हम प्लानिंग को यूज करते हैं। देखो बच्चों, मैंने शुरू में भी आपको एग्जांपल दिया था, क्या चीज का एग्जांपल दिया था, आप प्ले ग्राउंड में हैं तो आप प्लानिंग करते हैं कि सामने वाली जो आपके है टीम, आपने उसको कैसे हराना है ना। घर में मम्मी है, वो खाना वगैरह बनाती है, घर के काम करती है, तो भी हम प्लानिंग करते हैं। ठीक है, बिजनेस है तो उसमें भी प्लानिंग होती है, स्टडी करते हो तो उसमें भी प्लानिंग करते हो। तो क्या है, ये सब जगह है। तो ऐसे ही जो बिजनेस है, अब बिजनेस में भी कई सारे लेवल्स होते हैं। कौन कौन से लेवल्स होते हैं, अगर आपको बिजनेस में ध्यान हो तो देयर आर 3 लेवल्स। फर्स्ट इज टॉप लेवल, सेकेंड इज कौन सा है, मिडिल लेवल, है ना, और थर्ड हमारा कौन सा आ जाता है, लोअर लेवल। अब टॉप लेवल जो है वो पॉलिसीज बना रहा है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहा है, वो किसका पार्ट होता है, प्लानिंग का। मिडिल लेवल कौन सा हो गया, जो भी आपके डिपार्टमेंटल मैनेजर है, तो क्या टॉप लेवल ने, क्या डायरेक्टर्स ने जो बना दिया उसी से हमारा काम खत्म हो जाता है, नहीं। जो मैनेजर है, परचेज डिपार्टमेंट वाला है, उसे अपने अलग से अपने थोड़े से उसको ध्यान रखना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है कि मुझे मेरे डिपार्टमेंट का जो मिशन है या ऑब्जेक्टिव्स है वो कैसे पूरे करने हैं, वो उसे देखना पड़ता है। ऐसे ही जो लोअर लेवल है, जहाँ पे वर्कर्स आगे उनके ऊपर सुपरवाइजर्स होते हैं, फॉरमैन होते हैं, तो वो भी तो ये प्लानिंग करके देखते हैं ना कि हमें लेबर को कैसे कंट्रोल करना है, हम उनकी कैसे ध्यान में रखें और कैसे हम एक कंपनी का आउटपुट अच्छा लाएं, कैसे हम उनकी शिकायतों को दूर करें। तो ये सारी की सारी प्लानिंग होती है, और क्योंकि ये सभी लेवल पे है बिजनेस में, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्लानिंग इज परवेसिव, ये एक सर्वव्यापक है। फिर अगला पॉइंट हमारा कौन सा आ जाता है इसमें, देखिए, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। अब ये नहीं होता कि आपने एक बार प्लानिंग की, आपने एक बार बिजनेस स्टार्ट किया, आपने प्लानिंग की एक बार तो काम खत्म हो गया, नहीं। प्लानिंग तो चलती रहती है, कंटिन्यूअस माने लगातार चलते रहने की प्रक्रिया है ना। तो अब बिजनेस में है, जैसे आप अपनी लाइफ में करते हो,
आपने एक क्लास में एडमिशन ले लिया, 12th करी, अब आप रूटीन में अपने क्या करते हो, स्टडी करते हो, उसका टाइम मैनेज करते हो, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस चीज का समझ में नहीं आ रहा है, चलते हो ना, प्लानिंग करके रखते हो, ठीक है। फिर टेस्ट टाइम आता है, उसके लिए अलग प्लानिंग हो जाती है, एग्जाम्स टाइम आता है, उसके लिए अलग प्लानिंग हो जाती है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है, कई बार आप अचानक बीमार हो गए तो क्या करें, अब हमें वो भी ध्यान रखना पड़ता है, तो उसके लिए आपको अलग प्लानिंग करनी पड़ती है, राइट। तो बिजनेस में भी सेम ऐसा ही काम चलता है। जब हमने एक बार बिजनेस बनाया, हमने अपना टारगेट फिक्स कर लिया कि भाई हमने 10,000 यूनिट बनानी है या 15,000 यूनिट बनानी है या 20,000 यूनिट बनानी है, हमने डिसाइड कर लिया, लेकिन उसको मेंटेन रखना है। छोटे बड़े बहुत सारे डिसीजंस आते हैं टाइम में लगे, हमें वो सारे देखने करने पड़ते हैं, तो ये एक लगातार चलते रहने वाली प्रक्रिया है। और पता है क्या होता है, यहाँ पे जब आप करोगे ना अभी आगे, तो उसमें आप देखोगे कि जो प्लानिंग है, प्लानिंग से हमारा काम शुरू होता है, और फिर जो प्लानिंग के बाद आप क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग के बाद आप करेंगे स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद आप करते हैं डायरेक्टिंग, और डायरेक्टिंग के बाद आप क्या करते हैं, कंट्रोलिंग। तो ये सारा का सारा जब आपने कंट्रोल पे पहुंचते हो ना, कंट्रोल हमारा क्या होता है कि जो हमने कुछ डिसाइड किया था उसको हम देखते हैं कि क्या हमने जो स्टैंडर्ड फिक्स किए थे उसके एक्चुअल हमें मिला या नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, उसके क्या रीजन थे, उनको पूरा करने के लिए हम फिर से जो है अपनी प्लानिंग करते हैं। तो मतलब कंट्रोलिंग के बाद फिर से हमारी क्या स्टार्ट हो जाती है, प्लानिंग। प्लानिंग खत्म कहाँ होती है, जाके कंट्रोलिंग पे, कंट्रोलिंग से फिर वापस हम प्लानिंग पे आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये चक्कर से चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। तो जब जो चीज लगातार चलती रहेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। अब फ्यूचरिस्टिक टर्म क्या होती है, फ्यूचर से संबंधित, है ना। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक को हम कह सकते हैं भविष्यवादी। क्या ये फ्यूचर से रिलेटेड है, ऑफ कोर्स है। फ्यूचर के बारे में ही तो आप सोच रहे हैं कि कल को क्या होने वाला है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब फ्यूचर के बारे में तो सोच रहे हो आप। तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, कि हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि हमने क्या करना है। हम इसमें और भी सोच सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया कि कंपनी क्या सोच रही है कि 10,000 यूनिट्स जो है वो बनाने हैं। अब कंपनी ने शुरू में क्या सोचा, 10,000 यूनिट्स बनाने, उनके लिए सारा प्रिपरेशन किया है ना। अब उसके बाद कंपनी सोचती है कि हमें एक्सपेंड करना है, हमें अपना बिजनेस बढ़ाना है। तो अब हमें अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो भाई फिर हम कैसे करें, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्या हम 15,000 यूनिट्स बनानी शुरू कर दें, या हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दें, है ना, या हम अपनी अदर ब्रांचेस खोल लें, वो भी अलग से बनाएंगे। तो बहुत सारे हमारे पास हो जाएंगे। तो ये सारा हमारा किससे रिलेटेड है, फ्यूचर से रिलेटेड है। चलिए, प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। अब सोचने समझने की क्रिया, मेंटल मीन्स दिमाग से, यहाँ मेंटल वो पागल वाला नहीं है, दिमाग वाला है। अब आप कुछ भी सोचते समझते हो, किस चीज से सोचते हो, अपने दिमाग से सोचते हो ना, कि हमने क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो प्लानिंग में भी हमने सोचा ही है सब कुछ। तो ये क्या है, इसलिए क्योंकि सारा सोचने समझने का काम हमारा दिमाग से होता है, और प्लानिंग टोटली इसी पर बेस्ड है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा भी जा सकता है। तो आपने इसको अच्छे से ध्यान रखना है। जरूरी नहीं होता कि आपको फुल डिटेल में लिखना होता है, लेकिन आपको उस चीज का, हर चीज का मतलब अच्छे से, कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। अब प्लानिंग में क्या है, डिसीजन लेना भी शामिल है। अब भाई हम तो सोच रहे थे कि क्या करें, कैसे करें, कौन करेगा, हम तो ये सब सोच रहे थे, तो डिसीजन लेना कहां से आ गया।
बिल्कुल है। जैसे देखिए अभी फ्यूचरिस्टिक में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था क्या कि कंपनी ऑलरेडी 10,000 यूनिट्स बना रही है, लेकिन वो सोच रही है बिजनेस को एक्सपेंड करना, बढ़ाना सोच रही है वो, तो क्या हो सकती है 15,000 यूनिट बनाए, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना ले, कि ऑलरेडी टीवी बना रही है तो फ्रिज भी बना ले, छोटे टीवी बना रही है तो बड़े बना ले, बड़े भी बना रही है तो स्मार्ट टीवी बना ले, है ना, बहुत सारे ऑप्शन है उसके पास। तो लेकिन उसे सोचना तो पड़ेगा, एक फाइनलाइज तो करना पड़ेगा, हर ऑप्शन पे तो नहीं चल सकते ना। तो यहाँ पे क्योंकि उसे कहीं ना कहीं आगे प्लान करते हुए पहले अल्टरनेट्स में चूज करना पड़ता है, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। तो स्टूडेंट्स ये क्या थी, सारी की सारी हमारी फीचर्स थी प्लानिंग की, 7 फीचर्स थी। तो इनसे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हमारा पार्ट है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। अब हम देखेंगे कि प्लानिंग किस तरीके से होती है। काफी कुछ तो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है, क्योंकि आपको प्लानिंग की डेफिनेशन पता चल चुकी है, आप उसकी फीचर्स कर चुके हैं, और ऑलमोस्ट उन्हीं में से जो है ना हमारी क्या निकलेगी, प्लानिंग की प्रोसेस निकलेगी। देखिए एक बात का आपको लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है, क्या चीज आ जाती है वो चीज कि जैसे आप फीचर्स देखते हैं, आप आगे पीछे पॉइंट अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन जब कोई भी चीज की प्रोसेस करते हैं आप, तो स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। अब आप घर पे स्टेयर्स चढ़ते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले फर्स्ट स्टेयर पे आपने पैर रखा, फिर आप 4th पे चढ़ गए, फिर आप 8th पे चढ़ गए, नहीं चढ़ सकते ना। फर्स्ट के बाद आप सेकंड चढ़ोगे, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद 4th, 1 बाय 1 चढ़ते हो। तो ऐसा ही जब हम प्रोसेस करते हैं तो हमें यहाँ पे भी यही चीज का ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए लेट अस स्टार्ट। पहला पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पर, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। हमने क्या डिसाइड करना है, यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हम डिसाइड करते हैं। और अभी मैंने आपको फीचर्स में बताया था ऑब्जेक्टिव्स हमारे होते क्या है, ये हमारे एंड पॉइंट्स हैं। एंड पॉइंट्स हम इनको कह सकते हैं जो एक फर्म अचीव करना चाहती है, जिसके लिए मैंने भी आपको एग्जाम्पल भी दिया था। क्या दिया था मैंने आपको एग्जाम्पल, कि अगर एक कंपनी 10,000 यूनिट्स सेल करना चाहती है, ठीक है, 10,000 यूनिट्स वो सेल करना चाहती है, तो उसके लिए 10,000 यूनिट्स बनानी पड़ेगी। उसको पर्सनल डिपार्टमेंट को भी ध्यान रखना पड़ेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी ध्यान रखना पड़ेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ करना पड़ेगा। वो था हमारा टारगेट, है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हमें ये भी देखने वाली बात हो जाएगी कि अगर एक कंपनी जो है वो 3 प्रोडक्ट बना रही है, क्या क्या बना रही है वो यहाँ पे, अब मान लीजिए कि कार बना, एक वो बना रही है स्कूटर, और थर्ड वो बना रही है बाइक, ठीक है, कार, स्कूटर और बाइक। अब उसे यहाँ पे ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि जो 10,000 यूनिट्स वो यहाँ पे सेल कर रहे हैं, उनमें से कितने यूनिट्स जो है वो कार के सेल हो सकते हैं। मान लीजिए कि जो कार है, कार के वो मान लीजिए कि 2,000 यूनिट सेल हो सकते हैं, स्कूटर के 6,000 सेल हो सकते हैं, ठीक है। तो बाइक के आपको कम से कम कितने सेल करने पड़ेंगे, 10,000 का हमारा टारगेट है, 2,000 कार के, 6,000 स्कूटर के, तो 2,000 हमें कम से कम बाइक की करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे फिर वो क्या है कि अलग अलग प्रोडक्शन वालों को, जो अलग अलग हमारे डिपार्टमेंट्स होंगे, क्योंकि कार के लिए अलग होगा 2,000 करें, स्कूटर वाले जो 6,000 करें, और बाइक वाले क्या करें 2,000 यूनिट्स उनको सेल करने हैं, तो वो अपना सारा का सारा आगे प्लान उस हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहला काम हमने क्या कर लिया, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ये हमारी स्टार्टिंग होगी। चलिए अब नेक्स्ट फिर हमारा क्या चीज आ जाएगी, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। अब डेवलपिंग प्रीमाइसेस में क्या है, प्रीमाइसेस एक किस्म से हम कह सकते हैं लाइक हमारी अजम्पशंस होती है। अब अजम्पशंस जो होती है वो हमारी मान्यताएं, जिनको हम बोलते हैं कि कुछ चीजें हम मान के चलते हैं कि ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें 2 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक इंटरनल फोर्सेस होते हैं और एक एक्सटर्नल होते हैं। अब इंटरनल हमारे कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे कि हमारी कैपिटल, हमारे पास पैसा कितना है, हमारे पास लेबर कितनी है ना, हम कितना रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं,
कहाँ भी हमारे को उसकी अवेलेबिलिटी रहेगी या कितनी नहीं रहेगी। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। अब यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आपको देखने पड़ेंगे कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह हैं वो हमारी क्या रहती हैं, है ना, ट्रेंड वगैरह क्या है, किस चीज को लोग ज्यादा लाइक करते हैं। कि आप जैसे हमने यहाँ पे कर रखा है कार, स्कूटर, बाइक है, तो हर डिपार्टमेंट जो यहाँ पे कर रहा है, तो कार वाले देखेंगे कि जो कार में फैसिलिटीज देनी है, तो कार किस तरीके के लोग पसंद कर रहे हैं। लोग ऑटोमेटिक पसंद करते हैं, छोटी कार पसंद करते हैं, बड़ी कार पसंद करते हैं। आप किस लेवल के लोगों के लिए बनाना चाहते हो, कि मिडिल लेवल के लिए लोगों के लिए बना रहे हो, या लो लेवल के लोगों के लिए बना रहे हो, या फिर हाई क्लास के लिए बना रहे हो। तो मतलब क्लास आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो कस्टमर है वो कहाँ का है, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। फिर दूसरी चीज आपको यहाँ पे ये भी देखनी पड़ती है कि आप कहाँ, कौन से एरिया में लगा रहे हो। आप रूरल एरिया में लगा रहे हो, आप अर्बन में लगा रहे हो। रूरल में लगा रहे हो तो क्या आपको वहां पे रॉ मटेरियल मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, या आप अर्बन में लगा रहे हो तो वहां से आपका ट्रांसपोर्टेशन इजी रहेगा या नहीं रहेगा। वो सारी की सारी चीजें जो है ना, वो आपको यहाँ पे अपने प्रीमाइसेस डिसाइड करनी पड़ते हैं। आपको अजम्पशंस लेनी पड़ती है यहाँ पे कि हमें ये चीजें हमें इस तरीके से हो जाएगी और हम आगे इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला फिर हमारा क्या आ जाता है, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब ये क्या चीज है, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेट होते हैं। उस काम को हम कैसे करें, किस तरीके से करें, है ना। अब मान लीजिए कि एक पर्सन को हिसार से दिल्ली जाना है, ठीक है, हिसार से उसको दिल्ली जाना है। अब आप दिल्ली जा रहे हैं तो आप बाय ट्रेन भी जा सकते हैं, ठीक है, बाय टैक्सी भी जा सकते हैं, बाय ऑन कार भी जा सकते हैं, किसी भी तरीके से आप जा सकते हैं, है ना। आप अच्छा, फिर आप ये देखोगे कि आप स्टेशन आपके पास कौन कौन से आने चाहिए बीच में, कि आप रोहतक के थ्रू जा रहे हो, आप जो भी है आपका हाईवे है आप उससे जाओगे, है ना, या फिर आप रूरल से होके जा रहे हो, तो किसमें आपको सही पड़ेगा। तो आपके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं जाने आने के। तो ऐसे ही जो कंपनी है, तो कंपनी के पास भी क्या है कि एक जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए कंपनी के पास बहुत सारे कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारी कंपनी ने क्या ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रखा था कि 10,000 यूनिट्स बनाने हैं, कार है, स्कूटर है, बाइक है, इतना इतना बनाना है। अब वो अल्टरनेटिव कोर्सेज देखेगी, क्या वो ये सोचेंगे कि अब हमें मान लीजिए कि एडवर्टीजमेंट करना है, तो हमें एडवर्टाइजिंग कहाँ करना है, हमें उसके पैम्फलेट लेने हैं, या हमें उसके बड़े बड़े बोर्ड्स बनवाने हैं, हमें टीवी में देना है, हमें न्यूज़पेपर में देना है, या फिर हमें मैगजीन में देना है। हम उसकी ये चीजें बारे में बहुत सोचते हैं। हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, है ना। हम एक स्टेट में जा सकते हैं, हम एक स्टेट से ज्यादा में जा सकते हैं, या हम एक डिस्ट्रिक्ट में सेल करेंगे, पर्टिकुलर एरिया में करेंगे। हम किस तरीके से हमें अपना करना है वो सारे के सारे अब हम यहाँ पे अपने चूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, की उस काम को पूरा करने के लिए अब हमें कहाँ कहाँ पे किस तरीके से हमारे पास क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। देखिए, कोई भी जब आप काम करते हो उसके लिए अल्टरनेटिव सोचना बहुत आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है उसमें। क्यों? क्योंकि रास्ते तो बहुत सारे होते हैं। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है उसको सेलेक्ट करने में, बेस्ट कौन सा है। ऑप्शंस आपके पास बहुत सारी होती है ना, लेकिन आप कंफ्यूज कब होते हो। हम सोचते हैं कि हम एक ऐसा डिसीजन लें कि जो बहुत अच्छा हो, हमारी गलती ना हो उसमें। अब जब आपने 10th के बाद अपना डिसीजन लिया तो आपने सोच समझ के लिया होगा, बड़ा सोचा आपने। क्यों? क्योंकि आप चाहते थे कि आप लाइफ में गलती ना करो। टाइम दोबारा नहीं मिलता, टाइम भी लग रहा है, पैसा भी लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, आपका करियर उस पर बेस्ड है ना, ऐसा सब कुछ। तो यहाँ पर भी जो एक कंपनी है उसके पास भी तो उसका सारा पैसा सब कुछ लगा हुआ है, लाखों करोड़ों रुपए उनके लगे होते हैं। तो वो कैसे उसको सिलेक्ट करेंगे या कैसे नहीं करेंगे। तो उसके लिए फिर वो क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है,
इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। अब जब हम उसको अल्टरनेट कोर्सेज को हम चेक कर रहे हैं, अब इवेल्युएट कैसे करोगे? आपके पास जैसे ऑप्शन थे, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास कि आपने एडवर्टाइजमेंट को न्यूज़पेपर में डाला, आपने टीवी में डाला। अब आप न्यूज़पेपर के क्या देखोगे? एडवांटेजेस देखोगे, डिसएडवांटेजेस देखोगे। टीवी के भी आप एडवांटेजेस देखोगे और क्या देखोगे? डिसएडवांटेजेस देखोगे। आप ये देखोगे कि लोग जो हैं वो कितना लाइक करते हैं किस चीज को, कितनी चीजों से लोगों को जानकारी मिलती है। लोग न्यूज़पेपर ज्यादा पढ़ते हैं या टीवी ज्यादा देखते हैं, है ना? ये भी देखोगे। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो लोग उसको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, आपको वो भी देखना पड़ेगा। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कल को ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, क्योंकि लोग आजकल क्या है, मॉडर्न हो गए हैं, नई से नई टेक्निक अपनाते हैं। तो आप उस टेक्निक के साथ भी चलते हो, आपके पास सब कुछ होता है, फिर भी मार्केट में कोई नई चीज आ जाती है तो आप क्या कहते हो? हमें तो ये चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अप टू डेट रहना चाहते हैं, है ना? तो फिर अब वो कंपनी जब नई चीज लेकर आई है, कंपनी ने उसकी कुछ बताया, घर बैठे आपको कैसे पता चला? टीवी से पता चला, आपने मार्केट में पोस्टर लगा देखा था, न्यूज़पेपर में कोई पैम्फलेट आया था, कैसे पता चला? ज्यादातर लोगों को कैसे पता चला, है ना? तो वो उन चीजों के सर्वे होते हैं। तो ये नहीं होता कि हमें सिर्फ एक चीज चूज की या एक ही डिसीजन के लिए हमारे पास अल्टरनेट होता है। छोटी छोटी बात होती है और हमारे पास उसके बहुत सारे अल्टरनेट होते हैं। और मैंने अभी बताया कि उसका चुनाव करना बहुत मुश्किल है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम ही यही है कि उसको आइडेंटिफाई करना, इवेल्युएट करना। आइडेंटिफाई करना तो बहुत आसान है, इवेल्युएट करना जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे इवेल्युएट कर लिया कि आपके लिए इनमें से कौन सा अच्छा रहेगा, कौन सा बेकार रहेगा, आपको जिसमें सबसे ज्यादा फायदा लगता है। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप दिल्ली जाना चाहते हैं। अब दिल्ली आप जा रहे हैं, आप यहाँ से हांसी जाते हैं, हिसार से दिल्ली की बात कर रही हूँ मैं। हिसार से आप हांसी जा रहे हैं, महम जा रहे हैं, रोहतक जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा रास्ता क्या है कि आप हिसार से चंडीगढ़ जाते हो, चंडीगढ़ से दिल्ली जाते हो, जा तो सकते हो ना। ठीक है, तीसरा रास्ता हमारे पास क्या हो सकता है कि हिसार से आप पंजाब में निकल गए, पंजाब से आप दिल्ली जा रहे हो। रास्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन भाई किसी चीज में सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है। अब यहां से आप चंडीगढ़ जाओगे, चंडीगढ़ से आप दिल्ली जाओगे, कितना ज्यादा टाइम लगेगा? बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ना। हिसार से पहले पंजाब जाओगे, पंजाब से दिल्ली जाओगे, रास्ता तो निकल रहा है लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, पैसा भी ज्यादा लग रहा है। लेकिन आप हिसार से सीधा दिल्ली जा रहे हो तो वो टाइम भी कम लग रहा है और पैसा भी कम लग रहा है, सेविंग आ गई ना हमारी। तो हमने इनको सबको देखा कि हमारा किसमें सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो हमने अपना क्या चूज कर लिया, हम हिसार से हांसी वगैरह रोहतक वगैरह होते हुए हम अपना क्या चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे। तो हम इसी तरीके से जो एक बिजनेस है वो अपना उसने डिसाइड कर लेगा कि उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, उनको चलते हुए उसने अपना इवेल्युएट कर लिया। अब जब उसने हर चीज को इवेल्युएट कर लिया, कौन सी चीज फायदेमंद है, कौन सी चीज नुकसान होगी, उसके बाद इजी हो गया क्या, सेलेक्ट करना। कि आपने उसको एक जो आपको अच्छा लग रहा है आपने उसको सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन के बाद फिर आपका क्या आ जाता है, इम्प्लीमेंटेशन, उस चीज को लागू करना। अब आपने यहाँ पे जो चैनल डिसाइड किया उस चैनल को आपने अब कर दिया कि भाई सभी को बता दिया आपने कि भाई तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, हमारी कंपनी के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपको इस तरीके से चलना है। अब सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको नॉलेज हो गई है और अब उनको भी पता चल गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होंगे। इसलिए अब हर डिपार्टमेंट इन्हीं ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो है वो काम करेगा। ठीक है, इम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन खाली इम्प्लीमेंटेशन से बात नहीं बनती है। इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमने कह दिया काम करने के लिए, लेकिन किसी ने काम किया या नहीं किया तभी पता चलेगा ना। तो उसके लिए फिर हमें लास्ट में क्या करना पड़ता है, फॉलो अप एक्शन। हम उस चीज को फॉलो करें, हमें देखना पड़ेगा कि जो हमने काम बोला था क्या वो काम उस तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से फिर हमारा ये लास्ट स्टेप क्या बन जाता है,
फॉलो अप एक्शन। तो इस तरीके से देखो स्टूडेंट्स, ये हमारी सारी क्या है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। और इन्हीं में से कितनी सारी आपकी क्या निकली थी, फीचर्स निकली थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।